हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। एजुकेयर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 28 मई के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। टोटल 16 न्यूज़ को कवर किया है, सारी इंपॉर्टेंट आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए। साथ में इन न्यूज़ से रिलेटेड जो पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ रही थी उनको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ये आपके हर बैंकिंग एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन की PDF से नोट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अन्यथा मैं आपको बता दूं, एजुकेयर करंट अफेयर्स ये सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर, आपको सिंपल वहाँ पे मिल जाएगी। बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ। आज की पहली न्यूज़ है, तमिलनाडु रिसेंटली लॉन्च्ड केले इग्नेरियन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। सिंपल भाषा में बात करें तो नारियल की खेती को बढ़ाने के लिए तमिलनाडु ने ये इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है और इसे सारे जितने भी तमिलनाडु में 12,525 ग्राम पंचायत से सभी में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सिंपल इतना समझ लीजिए कि नारियल और भी कई प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी की सारी पूरे कंप्लीट तेलंगाना में ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए, उनके एग्रीकल्चर से रिलेटेड नारियल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, हम कह सकते हैं कि नारियल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पूरे विलेजेस में ये स्कीम लॉन्च की गई है ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो काला इग्नेरियन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया। सिंपल एग्जाम में ये पूछा जाएगा। अच्छा, रिसेंटली तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु 44th वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप आयोजित करवाएगा। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, या दूसरी भाषा में बात करें तो 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड 2022 होस्ट कौन करेगा? तमिलनाडु इसे होस्ट करेगा। और रिसेंटली तमिलनाडु ने एक स्कीम लॉन्च की थी प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट स्कीम। ये भी तमिलनाडु ने लॉन्च की है 1st to 5th ग्रेड के बच्चों के लिए। 1st to 5th ग्रेड के बच्चों के लिए स्कीम लॉन्च करी गई है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम इन शॉर्ट OVEP लॉन्च्ड इन ओडिशा। ओडिशा राज्य में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। सिंपल भाषा में बात करें तो ओलंपिक की जगह आप लिख दीजिए स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, यानी एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स भी कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन के साथ साथ बच्चों में इस प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है, वो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इसी IOC ने ओडिशा में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि छोटे बच्चों में ओलंपिक्स की भावनाएं उनमें बढ़ाई जाए, खेल के प्रति उनकी रुचि बढ़ाई जाए, ताकि ना केवल हम उसे एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बना पाएंगे, वो उनको एक्टिव बनाएगा, उन्हें हेल्दी रखेगा। काफ़ी बेनिफिट्स है, आपको पता है, स्पोर्ट्स के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने बेनिफिट्स है, काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। इसे शुरुआती फेज़ में 90 स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि भुवनेश्वर और रोरकिला जो दो शहर है बड़े उड़ीसा के, वहाँ पे इसे स्टार्टिंग फेज़ में यहाँ इन्हें लॉन्च किया जाएगा, इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सिंपल एग्जाम में पूछा जाएगा कि OVEP किस स्टेट में लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा ओडिशा। और इसे लॉन्च करने वाली इंटरनेशनल बॉडी कौन सी है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसे इम्प्लीमेंट करेगी। इतना आप याद रखिए। IOC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल और कैपिटल तो भुवनेश्वर इसकी है ही। और नीतीश, इतना आप याद रखिए। और रिसेंटली अगर बात करें हम ओडिशा की, तो ओडिशा पहला स्टेट बन गया है जहां पे ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन इंस्टॉल किया गया, पहला ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट। और रिसेंटली ओडिशा में ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, इन शॉर्ट TRI-HOB, ये भी लॉन्च किया गया। ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी भी यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, कोलकाता बिकम्स फर्स्ट मेट्रो सिटी। जहाँ पे फर्स्ट आ जाता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट मेट्रो सिटी, कितनी मेट्रो सिटीज़ है? 4। कौन कौन सी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इनमें से जो पहली मेट्रो सिटी बन गई, किस मामले में? बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर लॉन्च करने में। बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर लॉन्च करने वाला पहला मेट्रो सिटी बन गया है कोलकाता। हालांकि ये पहला मेट्रो सिटी बना है, इससे पहले और भी जो शहर है उसने बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर लॉन्च किया है, जैसे कि चंडीगढ़ और इंदौर। ये मेट्रो सिटीज़ नहीं है, लेकिन ये पहले इन्होंने ये लॉन्च किए हुए हैं।
लेकिन मेट्रो सिटीज़ में पहला लॉन्च करने वाला कौन सा मेट्रो सिटी बन गया? तो आंसर होगा कोलकाता, जिसने बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर लॉन्च किया। अच्छा, ये है क्या? देखिए, पूरे शहर को हरा हरा करना ही बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का मकसद है। पूरे शहर को जितनी भी जैसे खाली लैंड पड़ी है या फिर वहाँ के जो अर्बन लोग हैं उनके घर में कहीं स्पेस है, तो उन सभी को मोटिवेट किया जाएगा कि पेड़ों को लगाए और शहर को पूरा ग्रीन बनाया जाए, एक ग्रीन शहर बनाया जाए। ये इस मकसद है बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का। तो सिंपल इतना आप याद रख लीजिए कि पहला मेट्रो सिटी शहर कौन सा बन गया? कोलकाता ही बन गया है। और इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसे इम्प्लीमेंट करेगा। और ये लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे विच वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन 22 मई, जिसे हम आने वाले दिन में इसे पढ़ेंगे जरूर। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को। और इसी के ओकेजन पर बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर लॉन्च किया गया कोलकाता के द्वारा, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अमित शाह ओपन्स नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब इन हैदराबाद। नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब क्या है ये? देखिए, जितने भी साइबर केसेस है ना, उनका डिस्पोजल करने के लिए इसे बनाया गया है। और कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रख लीजिए, नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी या इन शॉर्ट लैब, ये अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर है, इन्होंने इनोग्रेट किया हैदराबाद में। और इसका मकसद है कि जितने भी साइबर क्राइम्स के जितने भी केसेस है, इनको जल्दी से जल्दी डिस्पोजल करना, ये इसका मकसद है। और इसे कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद में इसे लॉन्च किया गया। और हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, यहीं पे इसे इंस्टॉल किया गया है। सेंटर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में इसे इंस्टॉल किया गया है, इसे ओपन किया गया है नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब को। और ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में एक और रिसेंटली एक चीज़ ओपन की गई थी जो कि भारत की पहली है वह भी, जिसका नाम है फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब और इन शॉर्ट FCT हब। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में रिसर्च करना। और इसे कहाँ लॉन्च किया गया? इसे भी हैदराबाद में लॉन्च किया गया। और हैदराबाद आपको पता ही है, ये फार्मा इंडस्ट्री में सबसे टॉप सिटी है। और जो इसे इम्प्लीमेंट करेगी FCTH को, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को, उसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। और उसका भी हेड ऑफिस वहीं पे है हैदराबाद में, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी का। अगली न्यूज़ जो कि बैंकिंग न्यूज़ है, यूको बैंक साइंस कोल लैंडिंग एग्रीमेंट। कोल लैंडिंग एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि दो इंस्टीट्यूशन एक साथ मिलकर लोन देंगे यानी लैंड करेंगे, इसे बोलते हैं कोल लैंडिंग एग्रीमेंट। तो यूको बैंक के साथ किसने साइन किया है? पैशालो डिजिटल लिमिटेड के साथ। और क्यों साइन किया गया? एग्रीकल्चर बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड कराने के लिए। देखिए, अभी हुआ क्या रिसेंटली, पैशालो डिजिटल लिमिटेड लोन देना चाहता है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर बिजनेसेस के लिए, जैसे कि बी कीपिंग के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और जितने भी मछली पालन है या फिर जो मशरूम की खेती है, इन सारे जो बिजनेसेस है ना, इनके लिए पैशालो डिजिटल लिमिटेड लोन देना तो चाहता है, लेकिन ये सिक्योरिटी नहीं है। ये बोलता है कि मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन देखो मुझे सिक्योरिटी मिल नहीं पा रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर से है, कहीं ठीक है मौसम बदल गया तो किसान तो हाथ खड़े कर लेंगे, पैशालो तो डूब जाएगा। तो ठीक है, यूको बैंक ने कहा कि देखिए आप डरने की बात नहीं, मैं हूँ सरकारी बैंक, मैं हूँ गवर्नमेंट बैंक, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, पैसा डूबेगा तो मेरा डूबेगा, आप लोन दीजिए। तो यूको बैंक और पैशालो डिजिटल लिमिटेड दोनों मिलकर एग्रीकल्चर बिजनेस लोन देंगे। तो ये रट लीजिए, इसके रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो लोन दिया जाएगा वह दिया जाएगा अनसर्व्ड और अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड सेक्शन ऑफ इकोनॉमी को दिया जाएगा, जो मेनली आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलेगी या फिर रूरल एरियाज़ में मिलेगी। तो ये आप याद रखिए। और यूको बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। कोलकाता में हेडक्वार्टर है। कोलकाता वही शहर है जो पहला मेट्रो शहर बन गया है जिसने बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर लॉन्च किया है। और कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है ऑब्वियसली। और टैगलाइन क्या है? ऑनर्स योर ट्रस्ट। यूको बैंक की टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट, ये इसकी टैगलाइन है, ये याद रख लीजिए। अच्छा, रिसेंटली कौन कौन से बैंक न्यूज़ में थे? देखिए, मैं इंपॉर्टेंट 2-3 न्यूज़ बताऊंगा बैंक से रिलेटेड। एक है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, इसने 6 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। किसके रिगार्डिंग? किसने दिए ये अवार्ड? PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने अटल पेंशन योजना को इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग
कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को 6 नेशनल अवार्ड दिए हैं, ये आप याद रखिए। और रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? IIFL होम फाइनेंस कंपनी के साथ। ये कंपनी, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जितने भी होम बायर्स है उनको ग्रीन अफोर्डेबल होम लोन प्रोवाइड करेंगे, और ये प्रोवाइड करेंगे 2025 तक। किस किस शहर के? तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक और IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड मिलकर इन्हें ये जो लोन है वह प्रोवाइड करेंगे, ग्रीन लोन्स। अगली न्यूज़ है ट्रेवल एंड टूरिज्म एंड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वाज रिलीज रिसेंटली। ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया है किसके रिगार्डिंग? देखिए, टूरिज्म में किस देश में टूरिज्म, इको टूरिज्म या इको टूरिस्ट है, यानी टूरिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है टूरिस्ट को जाने में, जैसे कि पासपोर्ट बनने में कोई हसल नहीं है, वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, मतलब एक इको टूरिज्म होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए टूरिज्म। और इस मामले में किस देश ने टॉप किया है? तो आंसर बनेगा नेपाल, जापान। कहाँ गया जापान? ये रहा, जापान ने इस इंडेक्स को टॉप किया। आप जापान में अगर घूमना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, तो आप आसानी से घूम सकते हैं। यह बिल्कुल सबसे इको टूरिज्म कंट्री है, ये है इस रिपोर्ट के अनुसार। और इंडिया की रैंक कितनी? 54th। ये रैंक ये नहीं बताती कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट किस देश में गए, ना 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 ना, ये बताती है कि कौन सा इको टूरिज्म कंट्री है, तो आंसर बनेगा जापान। और इंडिया की रैंक क्या है? 54th इंडिया की रैंक है। और टोटल 117 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया था, जिसमें चैड सबसे नीचे आता है, चैड बिल्कुल बॉटम में आता है, चैड जो कि एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है जो कि साउथ में आती है, अफ्रीकन कंट्री है चैड। तो याद रखिए इंडिया की पोजीशन इंपॉर्टेंट बनेगी 54th। टॉप किसने किया? जापान। सेकंड नंबर पर USA फिर स्पेन आता है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते नहीं हैं। और इसे रिलीज़ किसने किया गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा रिलीज़ की गई रिपोर्ट ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाएगा, तो 54th। टॉप किसने किया? जापान ने इसे टॉप किया। अच्छा, रिसेंटली एक इंडेक्स और रिलीज हुआ था, वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक क्या थी? ये पहले तो ये 20th एडिशन था, याद रखिए, इंपॉर्टेंट बनता है 20th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक है 150, जो कि धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है। और इसमें टॉप किसने किया? नॉर्वे ने इसे टॉप किया था वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स में। और रिसेंटली एक इंडेक्स लॉन्च किया गया था, ये रैंकिंग का इंडेक्स नहीं है, ये फार्मर्स के लिए इंडेक्स है, फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स। इससे क्या होगा? ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके किसानों को। और इसे किसने रिलीज़ किया, किसने लॉन्च किया है? नाबार्ड ने। ये आप याद रख लीजिए। अगली न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च्ड स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल लॉन्च किया जाता है और 2023 का इस बार लॉन्च कर दिया गया। इसका मकसद होता है कि इसमें एक लिस्ट बनाई जाती है कि 2023 में हमें क्या क्या करने हैं, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या करना है। यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इस लिस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बता दी है कि क्या क्या टारगेट्स रखे हैं, क्या क्या हमें अचीव करना है। तो सिंपल आप ये याद रखिए कि इंडेक्स रिलीज कर दिया गया है 2023 में हमें क्या क्या करना है। अगर एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाए कि स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया, स्वच्छ भारत मिशन, तो आंसर होगा 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। लेकिन इसका सेकंड वर्जन कब लॉन्च किया गया, तो फिर आंसर बनेगा 1 अक्टूबर 2021 को। मैक्सिमम चांस रहेंगे ये डेट पूछने के, ये डेट पूछने के मैक्सिमम चांस रहेंगे। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो रिलीज़ किया गया था, इसका मेन पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। 3 प्रिंसिपल्स कौन कौन से? रिड्यूस, वेस्टेज इतना है उसको ज़्यादा कम से कम रिड्यूस करो, और पॉल्यूशन को कम से कम रिड्यूस करो, रिसाइकल, जैसे प्लास्टिक है, कहीं ऐसी चीज़ें जिनको रिसाइकल करो, और रीयूज़ करो, उनका फिर से यूज़ करो। ये इसका मकसद है और इसी पे बेस्ड थीम है 2023 की स्वच्छ सर्वेक्षण की। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अगर एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ ले कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का मकसद क्या है, यानी इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है वेस्ट टू वेल्थ गार्बेज फ्री सिटीज़, वेस्ट टू वेल्थ गार्बेज फ्री सिटीज़, ये इसकी थीम है। तो ये आप याद रख लीजिए। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, पहले तो इसके मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी के पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अच्छा, ये न्यूज़ में थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसने रिसेंटली 2 चीज़ें लॉन्च की, एक तो भारत टैप,
भारत टेप लॉन्च किया है, भारत टेप इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है निर्मल जल प्रयास। निर्मल जल प्रयास भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है न्यू दिल्ली से, कैपिटल सिटी से। अगली न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिलीज्ड ब्रीड वाइज रिपोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक्स एंड पोल्ट्री। लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री की ब्रीड वाइज रिपोर्ट रिलीज़ की गई। सिंपल भाषा में बात करें ना, ये रिपोर्ट किस चीज़ पे है? हमारे देश में जितने भी एनिमल्स हैं ना, इंडिजीनियस एनिमल्स की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की ब्रीड की बात नहीं कर रहा। इंडिजीनियस जितने भी एनिमल्स हैं ना, उस एनिमल में सबसे ज़्यादा किस ब्रीड की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगर जैसे कि बात करें बफेलो की, बफेलो है, बफेलो में सबसे ज़्यादा किसकी ब्रीड है? तो मुर्रा ब्रीड है सबसे ज़्यादा। मुर्रा ब्रीड सबसे ज़्यादा बफेलो में है, जिसके हाईएस्ट शहर है इंडिया में। और इस मुर्रा ब्रीड सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? यूपी में और राजस्थान में। यूपी में और राजस्थान में। नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, इस मिनिस्ट्री ने नंबर भी जारी किए हैं लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। अगर हम गोट की बात करें, बकरी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा किस ब्रीड की बकरी है, किस ब्रीड की गोट है? तो ब्लैक बंगाल ब्रीड, ब्लैक बंगाल ब्रीड है। काऊ की बात करें तो गिर ब्रीड है सबसे ज़्यादा, और सिप की बात करें तो देन नेल्लोर ब्रीड सबसे ज़्यादा पाई जाती है सिप में। हॉर्स में बात करें तो मारवाड़ी ब्रीड सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और कैमल में बात करें तो बीकानेरी ब्रीड पाई जाती है, जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। केमिकल क्या है? कैमल, तो कैमल है ही राजस्थान में सबसे ज़्यादा, डेजर्ट है राजस्थान में तो कैमल से वहीं पाए जाएंगे ही। और ये इंपॉर्टेंट, हालांकि काफ़ी एनिमल्स की लिस्ट है, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनती है, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट बनती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है तो यहीं से फ्रेम होता है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री, पहले तो ये बताइए इसे हेड कौन करता है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की है, ये कहाँ से रिलीज़ की है? तो इसने एक इंडेक्स को उठाया है, उस इंडेक्स का नाम है लाइव स्टॉक सेंसस 2018-2019, 2018-19 का जो एडिशन है लाइव स्टॉक सेंसस का, जो कि 20th एडिशन था, इस सेंसस से ये सारा डेटा उठाया गया है। ये सारा डेटा यहाँ से उठाया गया है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कैटल्स पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैटल्स कहाँ है? इंडिया में है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद बिकेम फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट जमैका एंड सेंट विंसेंट ग्रेनेडाइंस। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस ये एक देश है, सिर्फ एक देश है, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस और सेंट विंसेंट ये एक देश का नाम है, और जमैका एक देश, यानी टोटल 2 देश हो गए, 2 कंट्रीज हो गए। इन 2 कंट्रीज़ में विजिट करके आए हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। अब इस विजिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? हालांकि कोई MOUs, कुछ डील्स काफ़ी हुई है, लेकिन वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं बनती है। हमारे लिए इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है कि जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने एक जगह है कार्डलर रोड, और वह जगह कहाँ पर है? किंग्स टाउन में। और ये किंग्स टाउन कहाँ पर है? सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस जो देश है उसकी कैपिटल है। पहले तो ये बता दूं मैं, कैपिटल है किंग्स टाउन, और किंग्स टाउन की एक जगह है कार्डलर रोड, और कार्डलर रोड का नेम चेंज करके क्या कर दिया गया? इंडिया ड्राइव भारत मार्ग। इंडिया ड्राइव भारत मार्ग किस जगह का नाम बदल कर दिया है? तो आंसर बनेगा कार्डलर रोड का। और कार्डलर रोड है कहाँ पर? तो किंग्स टाउन में। किंग्स टाउन है क्या? यह सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस की कैपिटल है। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा इस विजिट में आपके लिए। जमैका की बात करें तो किंग्स टाउन इसकी कैपिटल है, और सेंट विंसेंट की किंग्स टाउन। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसको आप कन्फ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। विंसेंट याद कर लीजिए, विंसेंट की कैपिटल किंग्स टाउन, वी के बाद क्या आता है? W, तो इस कैपिटल में सिर्फ W एक्स्ट्रा नाम है, किंग्स टाउन में W एक्स्ट्रा नाम है और W इसमें नहीं है, तो वी के बाद जो W आता है किंग्स टाउन, ये है सेंट विंसेंट की कैपिटल बन जाएगी। ये आप याद रखिए। और बच्ची जो किंग्स टाउन किसकी है? जमैका की है, और दोनों बिल्कुल नेबर कंट्रीज़ है, दोनों अफ्रीकन कंट्रीज़ है। क्या इतना क्लियर हुआ? और करेंसी दोनों की डॉलर है, दोनों की करेंसी डॉलर है। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप दोनों को याद करने में। अगली न्यूज़ है महाग्राम टाइज अप विथ इंडसइंड बैंक टू इनहेंस डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। देखिए महाग्राम क्या है? जितने भी छोटे छोटे अपने जो दुकानदार है ना, जैसे किराना हुआ, रिटेलर हुआ, ट्रेडर्स हुए, जो छोटे छोटे हैं, इनको बैंकिंग सेक्टर में जोड़ने का काम करता है महाग्राम।
ठीक है, समझ में आ गया। बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करता है, लोगों को बैंकिंग से सेक्टर से जोड़ने का काम करता है। लेकिन महाग्राम के पास एक समस्या ये आई कि ठीक है बैंकिंग सेक्टर से तो मैं जोड़ रहे हैं, लेकिन डिजिटल बैंकिंग में जोड़ने में इन्हें प्रॉब्लम आ रही थी कि इसके लिए तो एक बैंक चाहिए जो डिजिटल सर्विस हमें दे सके और हम लोगों को जोड़ सके। तो इसके लिए आगे जो बैंक आया वह आया प्राइवेट सेक्टर का बैंक, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक अब महाग्राम को सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा ताकि ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करा सके छोटे छोटे रिटेलर्स को, ट्रेडर्स को, किराना स्टोर्स को, मोम एंड पॉप स्टोर्स को। मोम एंड पॉप स्टोर्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे मॉल्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं मोम एंड पॉप स्टोर्स। तो इन सभी को ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, दोनों मिलकर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगे, इतना समझ लीजिए। और इसका टारगेट क्या रखा है इन्होंने? 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023 में इन्होंने ये टारगेट रखा है कि 1.5 करोड़ स्मॉल मर्चेंट्स को एनरोल करेंगे यूपीआई से और क्यूआर कोड से, यानी डिजिटल इकोसिस्टम में लेकर आएंगे। कौन कौन? महाग्राम और इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की बात करते हैं। इंडसइंड बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? सुमंत कटपालिया। सुमंत कटपालिया इसके एमडी एंड सीईओ है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 को। न केवल इस बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक की इसी साल स्थापना हुई थी, एचडीएफसी की इसी साल स्थापना हुई थी और इंडसइंड इसकी तो हुई है। तो 1994 तीन प्राइवेट सबसे बहुत बड़े बड़े जो प्राइवेट बैंक है इनकी स्थापना इसी साल हुई थी 1994 को। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंडसइंड बैंक का तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर, ये है इसकी टैगलाइन। और इंडसइंड बैंक को रिसेंटली एक्सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड भी दिया गया है। कौन सा अवार्ड? सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड भी दिया गया है इंडसइंड बैंक को, ये भी याद रखिए। और रिसेंटली इंडसइंड बैंक ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ एमओयू साइन किया है मेरे प्यारे दोस्तों। एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ क्यों? एफडी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। एफडी की जो फैसिलिटीज़ है ना वो प्रोवाइड कराने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ किसने एमओयू साइन किया है? इंडसइंड बैंक के साथ। अगली न्यूज़ है पावर मिनिस्ट्री कन्फर्स एनएचपीसी लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड विथ फर्स्ट प्राइज ऑफ राजभाषा सेल। देखिए राजभाषा क्यों दिया जाता है अवार्ड? राजभाषा दिया जाता है आपकी हिंदी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के मामले में, यानी हिंदी भाषा का वर्चस्व बढ़ाने वाला जो डिपार्टमेंट है, ये जो कंपनी है उसे ये अवार्ड देता है, उसकी जो पेरेंट कंपनी है उसके द्वारा, जैसे जिसकी जो अपेक्स बॉडी है उसके द्वारा ये दिया जाता है। जैसे एनएचपीसी की अपेक्स बॉडी कौन सी है? पावर मिनिस्ट्री। पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। और जो डिपार्टमेंट जो सबसे अच्छे से इंप्लीमेंट करता है हिंदी लैंग्वेज को उसे ये अवार्ड दिया जाता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में इंडियन एसोसिएशन ऑफ बैंक देता है बैंक्स को, जो बैंक हिंदी लैंग्वेज को अच्छे से इंप्लीमेंट करता है, वैसे पावर मिनिस्ट्री अपनी जो भी जितनी भी सब्सिडरीज है या फिर कह सकते हैं जो भी इसके अंडर जो कंपनी जाती है उसको ये देते हैं। तो एनएचपीसी ने सबसे बेहतरीन तरीके से हिंदी भाषा को अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, इसी के रिगार्डिंग ये अवार्ड दिया गया है, बस ये याद रख लीजिए। और अवार्ड देने वाले कौन है? राजकुमार सिंह। कौन है राजकुमार सिंह? पावर मिनिस्टर, ऑब्वियसली पावर मिनिस्टर है। पावर मिनिस्टर कौन है? राजकुमार सिंह। और राजकुमार सिंह जी ने ही ये प्राइज दिया है एनएचपीसी को, और नाम है अवार्ड का राजभाषा शील्ड अवार्ड। और अवार्ड लिया किसने? एनएचपीसी के चेयरमैन। और कौन है एनएचपीसी के चेयरमैन? अभय कुमार सिंह, सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अभय कुमार सिंह ने यह अवार्ड लिया है। क्या इतना कंफर्म हुआ? क्या इतना कंफर्म हुआ? एनएचपीसी ने ये न केवल ये अवार्ड, इसने और भी काफ़ी राजभाषा से रिलेटेड अवार्ड लिए हैं, जैसे कि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, और इसने अब तक 9 अवार्ड जीत लिए हैं। कितने अवार्ड जीत लिए मेरे गाइस? 9 अवार्ड जीत लिए हैं। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ है यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण। राजेश भूषण अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ कमिटी बी एट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। देखिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि WHO की एनुअल होने वाली असेंबली है, जो WHO जो बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, वह वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ही लेते हैं। और ये रिसेंटली आयोजित हुई, और जो आयोजित हुई इसका एडिशन था 75th, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, 75th एडिशन हुआ। और ये आयोजित कहाँ हुआ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, वहीं पे हुआ जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अच्छा, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राजेश भूषण। राजेश भूषण कौन है? हेल्थ सेक्रेटरी। और इन्हें किसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं? कमेटी बी के। देखिए WHO जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आयोजित करवाता है, इसकी 2 कमिटीज़ का गठन करता है, ये समझ लीजिए, कमेटी ए और कमेटी बी। हमारे लिए कमेटी ए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनती क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई चेयरपर्सन नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है कमेटी बी, क्योंकि इंडिया की तरफ से राजेश भूषण जो कि हेल्थ सेक्रेटरी है
वह इस कमेटी के चेयरपर्सन बने हैं। और ये कमेटी किस चीज़ को देखती है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स को। फाइनेंशियल मैटर्स आप समझिए ना कि किस बैंक, किस देश को हेल्थ के मामले में कितना पैसा लोन देना है, ये सारी चीज़ें जो आती है फाइनेंशियल मैटर्स में आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव में आती है कि किसको अपॉइंट करना है, किसका हेड किस में अपॉइंट करना है। हालांकि WHO की हेड को कौन अपॉइंट, कैसे अपॉइंट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वोटिंग होती है। और ये वोटिंग के जो कमेटी है हेड करने वाली, वो कमेटी भी है। और इसको चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया है? राजेश भूषण को। और कमेटी में टेक्निकल और हेल्थ मैटर्स के रिगार्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन लिया गया ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हम पढ़ेंगे अगली न्यूज़ में, जस्ट इसके बाद। तो इस न्यूज़ में आप याद रख लीजिए कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो कमेटी भी है, इसके चेयरपर्सन कौन बने? राजेश भूषण, जो कि हेल्थ सेक्रेटरी है। अब जो कमेटी बी में एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया गया, वो लिया गया कि WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ये फिर से री इलेक्ट कर दिए गए हैं अगले 5 साल के लिए। 2017 में अपॉइंट हुए थे, 2022 में इनका टेन्योर खत्म हो रहा था, फिर से 5 साल के लिए बढ़ाकर इन्हें 2027 तक के लिए री इलेक्ट कर दिया गया है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस को, जो कि WHO के डायरेक्टर जनरल है। ये आप सभी को पता है कौन है। और डॉक्टर टेड्रोस अधानोम की बात करें तो ये इथोपिया से आते हैं, इनकी कंट्री इथोपिया है। और इथोपिया की करेंसी क्या है और इथोपिया की कैपिटल क्या है? इथोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा इसकी कैपिटल है। और करेंसी है इथोपियन बिर। इथोपियन बिर इसकी करेंसी है। अच्छा, ये अफ्रीकन कंट्री आपको पता ही है और डायरेक्टर जनरल पोस्ट पे इन्हें। अच्छा, ये डायरेक्टर जनरल पोस्ट पे अपॉइंट होने वाले पहले अफ्रीकन है, ये भी आपको याद पता होना चाहिए कि पहले अफ्रीकन बने हैं कौन? टेड्रोस अधानोम 2017 में बन गए थे पहले अफ्रीकन, जो कि WHO में क्या बने हैं? डायरेक्टर जनरल। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है इटालियन कप 2021-2022। पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि इटालियन कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर बनेगा फुटबॉल। बेझिझक आंसर कर देना फुटबॉल। और ये आयोजित कहाँ पे हुआ? रोम, जो कि कैपिटल इटली की, ठीक है। और इस कप में जीता कौन, हारा कौन, ये इंपॉर्टेंट और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आयोजित तो आपको पता ही है, अगर इटली में आयोजित हुआ तो इसकी कैपिटल रोम में होगा। और इंटर मिलन इसने तो जीता है और जेवेंटस को हराया है। जेवेंटस को तो हराया है और इंटर मिलन विजेता है। और कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, यही आपको याद करना है कि जीता किसने है और हारा कौन है। अगली, इससे आगे बढ़ने से पहले जैसे कुछ एक स्पोर्ट न्यूज़ में था, जैसे ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, छोटे बच्चों का वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, यानी जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ? 2021-2022 का एडिशन। 2022 का एडिशन कहाँ हुआ छोटे बच्चों का वो जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप ISSF का शूटिंग का? तो आंसर बनेगा जर्मनी। छोटे बच्चों की शूटिंग कहाँ पे हुई? जर्मनी में। छोटे बच्चों की शूटिंग कहाँ पे हुई? जर्मनी में। ऐसे आप याद रख सकते हैं। और रिसेंटली जो टेनिस, जो बैडमिंटन का जो थॉमस कप है, इसे किसने जीता? इंडिया ने। और उबेर कप किसने जीता? तो आंसर बनेगा कौन? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने जीता। अच्छा, इंडिया ने हराया किसको? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा, इंडोनेशिया को। किसको हराया है? इंडोनेशिया को। अगली न्यूज़ है बुक से रिलेटेड, रस्किन बॉन्ड की न्यू बुक आई है। रस्किन बॉन्ड जो कि छोटे बच्चों की किताबें लिखने के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने नई बुक लिखी जिसका नाम है लिसन टू योर हार्ट द लंडन्स एडवेंचर। लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर, ये बुक किसने लिखी? तो बेझिझक बिना आंख खोले बंद आंखें आंस कर देना, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। नाम क्या है? लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर। लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर। एग्जाम में रस्किन बॉन्ड, ये कुछ पॉपुलर ऑथर्स है जिनकी बुक्स आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली और लास्ट न्यूज़ है वर्ल्ड थायराइड डे। वर्ल्ड थायराइड डे। थायराइड क्या है? थायराइड एक ग्रंथि है। थायराइड एक ग्रंथि है जो कि हमारे गले में पाई जाती है और ये हार्मोन्स बनाती है। क्या बनाती है? हार्मोन्स बनाती है। बस थायराइड के बारे में इतना जान लीजिए। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ जान लीजिए, अगर हार्मोन्स क्रिएट करना बंद करती है या फिर ये डैमेज होती है या किसी प्रकार की इससे रिलेटेड डिजीज़ होती है तो क्या क्या नुकसान होता है? एक तो मोटापा बढ़ने के चांसेस होते हैं, हाइपरटेंशन, BP की बीमारी होती है, और जो हार्ट डिजीज़ है वह बढ़ती है, जो आपके बोन्स है वहाँ पे जो पेन है वह बढ़ता है, जोड़ों में दर्द बढ़ता है। ये काफ़ी इसके सिम्टम्स है, काफ़ी जो बीमारी इसके सिम्टम्स है। तो ये चीज़ें ना हो और थायराइड आप बिल्कुल सेफ़ रखो, अच्छा खान पान रखो, ये सारी चीज़ें रखो। इस बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? 25 मई को। 25 मई को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड थायराइड डे।
इसकी इंपॉर्टेंट क्या बनेगी, एक थीम। और थीम क्या है, थायराइड एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि हम बोलते कहाँ हैं, गले से, और गले से बोलते हैं और गले में क्या पाई जाती है, थायराइड। ऐसे आप इसे याद कर लीजिए, थायराइड एंड कम्युनिकेशन, थायराइड से ही हम कम्युनिकेट करते हैं, थायराइड एंड कम्युनिकेशन। तो याद हो गया। तो ये था आज का कंप्लीट सेशन 28 मई का। अब हम मिलेंगे 29 को, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और मैं अपनी तरफ से बेस्ट लाता रहूँगा। आप अपनी तरफ से बेस्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, और आने वाले एग्ज़ाम्स को इसी साल क्रैक कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।